आज हम सीखेंगे पूर्णांकों से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। हम कई स्थितियों में संख्याओं के आगे धन चिन्ह यानी प्लस साइन या ऋण चिन्ह यानी माइनस साइन लगाते हैं। साधारणतः इनका उपयोग विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम धन चिन्ह से और बैंक खाते से निकाली गई रकम ऋण चिन्ह से व्यक्त की जाती है। इसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान व्यक्त करने के लिए धन चिन्ह और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान व्यक्त करने के लिए ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगर किसी संख्या को धन चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो वह एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर कहलाती है। इसी प्रकार अगर किसी संख्या को ऋण चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो वह एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर कहलाती है। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 से बनने वाले समूह को हम कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। धन चिन्ह से व्यक्त किए गए पूर्णांक जैसे धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। साधारणतः हम इन्हें चिन्ह के बिना ही व्यक्त करते हैं, इसलिए ध्यान रहे 0 को छोड़कर अगर किसी पूर्णांक के साथ चिन्ह न लगा हो तो वह एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। इसी प्रकार ऋण चिन्ह से व्यक्त किए गए पूर्णांक जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता। पूर्णांकों की समझ सही प्रकार से बनाने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाने के लिए पहले हम एक रेखा खींचते हैं, फिर उस पर बराबरी की दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 कहकर उसके दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक व्यक्त करते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक व्यक्त करते हैं। जैसे 6 का स्थान संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 6 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाता है। इसी तरह ऋण 4 का स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 4 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाता है। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर व्यक्त करने से इनकी तुलना करना भी आसान हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर तुलना कैसे की जाती है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है, यानी कि संख्या रेखा पर बाएं तरफ की संख्या छोटी होती है और दाएं तरफ की संख्या बड़ी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 4 6 से छोटी संख्या है। इसी तरह अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करें, जैसे ऋण 2 और ऋण 5 की, तो ऋण 2 ऋण 5 के दाईं ओर होने के कारण ऋण 5 से बड़ी संख्या है, जबकि ऋण 5 ऋण 2 के बाईं ओर होने के कारण ऋण 2 से छोटी संख्या है। इस तरह से संख्या रेखा को देखकर यह जाना जा सकता है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का मान 0 से छोटा होता है और 0 का मान सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। या इसे ही हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं और 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी संख्या होती है। पूर्णांकों की तुलना करके हम इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे यहाँ किसी ठंडे स्थान का अलग अलग समय का तापमान दिया है। आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण 6 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए यह दी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। फिर दाईं ओर चलते हैं। अब यहाँ ऋण 2 है जो कि ऋण 6 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 6 से बड़ी संख्या है। लेकिन यह 7 और 14 के बाईं ओर है, इसलिए इनसे छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे ऋण 6 के बाद लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 7। यह ऋण 6 और ऋण 2 के दाईं ओर है, इसलिए इनसे बड़ी संख्या है, लेकिन 14 के बाईं ओर है, इसलिए 14 से छोटी संख्या है। चूंकि 14 इन सभी के दाईं ओर है, इसलिए इन सभी से बड़ी संख्या है, इसलिए 7 के बाद लिखेंगे 14। इस प्रकार संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर हमें एक क्रम प्राप्त हुआ है। संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाला क्रम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अगर इसे ही हम उल्टा करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो यह एक अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है।
तो आज हमने सीखी पूर्णांकों से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों से संबंधित कुछ उदाहरण। किसी बैंक में रसिका ने अपने बैंक खाते में 100 रुपए जमा किए, लेकिन खाते में अपर्याप्त राशि रखने के कारण दंड के तौर पर बैंक ने 5 रुपए निकाल लिए। रसिका द्वारा बैंक में जमा की गई राशि को और बैंक द्वारा निकाली गई राशि को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। बैंक खाते में धनराशि जमा करना और बैंक खाते से धनराशि निकालना विपरीत स्थितियां हैं। साधारणतः हम जमा की गई राशि को धन चिन्ह से और निकाली गई राशि को ऋण चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस तरह से जमा की गई राशि व्यक्त की जाएगी धन 100 से और निकाली गई राशि व्यक्त की जाएगी ऋण 5 से। अगला उदाहरण, एक स्प्रिंग के दोनों सिरों को खींचकर विस्तारित करने पर उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ती है और दोनों सिरों को दबाकर संकुचित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से घटती है। बढ़ती हुई लंबाई और घटी हुई लंबाई को उचित चिन्ह दे और संख्या रेखा पर व्यक्त करें। बढ़ी हुई लंबाई और घटी हुई लंबाई दोनों विपरीत स्थितियां हैं। साधारणतः हम बढ़त को धन चिन्ह से और घटाव को ऋण चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस तरह से स्प्रिंग की बढ़ी हुई लंबाई 10 से व्यक्त की जा सकती है और स्प्रिंग की घटी हुई लंबाई ऋण 5 सेंटीमीटर से व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों यानी इंटीजर्स को व्यक्त करने के लिए पहले हम एक रेखा बनाएंगे और उस पर बराबर अंतर पर कुछ बिंदु अंकित करेंगे। इनमें से किसी एक बिंदु को हम 0 नाम देंगे। चलिए 10 को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के दाईं ओर और सभी ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स 0 के बाईं ओर व्यक्त किए जाते हैं। चूंकि 10 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 10 कदम चलेंगे और 10 व्यक्त करेंगे। इसी तरह ऋण 5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए 0 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे और इस प्रकार ऋण 5 व्यक्त करेंगे। अगला उदाहरण, किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही जवाब के लिए 1 गुण और गलत जवाब के लिए ऋण 1 गुण निर्धारित किया गया। इस प्रतियोगिता में समीर, नैना, रेशमा और दिनेश ने भाग लिया। प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, इस कारण समीर को ऋण 7 गुण, नैना को ऋण 12 गुण, रेशमा को धन 2 गुण और दिनेश को धन 4 गुण मिले। गुणों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए और पता कीजिए कि इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा होगा। किसी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें समीर, नैना, रेशमा और दिनेश के गुणों की तुलना करनी होगी। इसके लिए आइए सभी के गुणों को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। हम ऋण 7 को संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 7 कदमों की दूरी पर, ऋण 12 को संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 12 कदमों की दूरी पर, 2 को संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 2 कदमों की दूरी पर और 4 को संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 4 कदमों की दूरी पर व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण 12 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए यह दी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। फिर दाईं ओर चलते हैं। अब यहाँ ऋण 7 है जो कि ऋण 12 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 12 से बड़ी संख्या है, लेकिन यह 2 और 4 के बाईं ओर है, इसलिए इनसे छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे ऋण 12 के बाद लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 2, यह ऋण 12 और ऋण 7 के दाईं ओर है, इसलिए इनसे बड़ी संख्या है, लेकिन 2 4 के बाईं ओर है, इसलिए 4 से छोटी संख्या है, यानी कि संख्या ऋण 7 के बाद 2 लिखी जाएगी। चूंकि 4 इन सभी के दाईं ओर है, इसलिए इन सभी से बड़ी संख्या है, इसलिए 2 के बाद लिखेंगे 4। इस प्रकार संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर हमें एक क्रम प्राप्त हुआ है। संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाला क्रम आरोही क्रम कहलाता है। अगर इसे ही हम उल्टा करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो यह एक अवरोही क्रम कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 4 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए प्रतियोगिता का विजेता होगा दिनेश।
आज हमने देखे पूर्णांकों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। एक दिन शिक्षक ने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखी और छात्रों को इनमें से पूर्णांक कौन से हैं यह पहचानने के लिए कहा। इस पर शीतल, नितिन और निशांत ने इस प्रकार जवाब दिए। आपकी राय में किसने सही जवाब दिया? कई बार सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं यानी नेगेटिव नंबर्स को ही पूर्णांक यानी इंटीजर्स समझा जाता है। इस समझ से शीतल ने ऋण 6 और ऋण 7 यह जवाब दिया है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स और शून्य के समूह यानी कलेक्शन को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्याओं को साधारणतः धन चिन्ह के बिना ही व्यक्त किया जाता है। इस सही समझ के साथ नितिन ने सही जवाब दिया है, यानी कि ऑप्शन दूसरा दिए सवाल का सही जवाब है। कई बार शून्य को पूर्णांक नहीं समझा जाता, जैसे यहाँ निशांत ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। यह समझना जरूरी है कि शून्य भी एक पूर्णांक है। हाँ, यह बात जरूर है कि इसे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, यानी कि निशांत का जवाब भी गलत है। इसलिए ऑप्शन तीसरा दिए सवाल का जवाब नहीं है। मिथ्या धारणा 2। राहुल और मीना को संख्या रेखा पर ऋण 7 का स्थान ज्ञात करना था। इसके लिए उन्होंने निम्न प्रकार से संख्या रेखा बनाई। क्या आप बता सकते हैं कि किसने ऋण 7 को संख्या रेखा पर सही प्रकार से व्यक्त किया है? कई बार बच्चों को यह तो पता होता है कि संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों को शून्य के दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांकों को शून्य के बाईं ओर व्यक्त किया जाता है, लेकिन संख्या का स्थान ज्ञात करते समय गलती की जाती है। जैसे राहुल ने ऋण 7 को व्यक्त करने के लिए शून्य को पहला स्थान, फिर उसके बाईं ओर के बिंदु को दूसरा स्थान, इस प्रकार बिंदुओं के 7वें स्थान तक गिनती की है और इस प्रकार उसने ऋण 7 को गलत स्थान पर व्यक्त किया है, यानी कि राहुल का जवाब गलत है। ऋण 7 को व्यक्त करने के लिए शून्य के बिंदु को छोड़कर इसके बाद वाले बिंदु से गिनती करना सही है, यानी कि मीना ने सही जवाब दिया है। इसलिए ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3। यहाँ कुछ काले बटन हैं। अगर काले बटन का मान ऋण 1 मान ले तो बताइए कौन से समूह का मान बड़ा है? यहाँ हमें वस्तुओं की तुलना नहीं करनी है, हमें A और B दोनों समूहों का मान पता कर इनकी तुलना करनी है। कई बार सिर्फ वस्तुओं की गिनती कर समूह A का मान बड़ा मान लिया जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। चूँकि समूह A में 8 काले बटन हैं और हर एक का मान ऋण 1 है, इसलिए समूह A का मान ऋण 8 है। इसी तरह समूह B में 5 काले बटन है और हर एक का मान ऋण 1 है, इसलिए समूह B का मान ऋण 5 है। किसी समूह का मान बड़ा है यह पता करने के लिए हमें दोनों समूह के मानों की तुलना करनी होगी। चलिए इनकी संख्या रेखा पर तुलना करें। ऋण 8 को संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर 8 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा और इसी प्रकार ऋण 5 को संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर 5 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण 5 ऋण 8 के दाईं ओर है। चूँकि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है, इसलिए ऋण 5 ऋण 8 से बड़ी संख्या है, यानी कि समूह B का मान समूह A के मान से बड़ा है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग और व्यवकलन। पूर्णांकों यानी इंटीजर्स के योग यानी एडिशन और व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन की समझ हमें कई स्थितियों में उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे ये राहुल का बैंक खाता है, इसमें जमा राशि धन चिन्ह से और निकाली गई धनराशि ऋण चिन्ह से व्यक्त की है। शेष प्राप्त करने के लिए पहले की शेष रकम के साथ इनका योग किया गया है। इस तरह पूर्णांकों के योग और व्यवकलन का उपयोग हम और भी कई स्थितियों में करते हैं, जैसे कुल लाभ पता करने के लिए, तापमान में बढ़त या कमी पता करने के लिए इत्यादि। तो आइए सीखें
पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है और वह -3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो नया तापमान क्या होगा, यह -5 -3 से पता किया जा सकता है। अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उन्हें चिन्ह के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का योग करते समय इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम 8 को धन चिन्ह के साथ यानी -8 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी तरह अगर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है और तापमान में -3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होता है, तो नया तापमान क्या होगा, यह -5 -3 से पता किया जा सकता है। यहाँ दो ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स का योग किया जा रहा है जिनका चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ भी पहले हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ेंगे और परिणाम 8 को ऋण चिन्ह के साथ यानी -8 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब मान लीजिए तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है और तापमान में -3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होता है, तो नया तापमान क्या होगा, यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह -5 -3 से पता किया जा सकता है। अगर जोड़ी जाने वाली संख्याओं के चिन्ह अलग हो तो हम चिन्ह को नजरअंदाज करते हैं और बड़े मान से छोटा मान घटाते हैं और फिर परिणाम के साथ बड़े मान वाली संख्या का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ हमने 5 से 3 घटाकर परिणाम 2 के साथ बड़े मान वाली संख्या -5 का धन चिन्ह लगाया है, इसलिए परिणाम होगा -2। इसी तरह -5 -3 करना होगा तो हम 5 -3 करेंगे जिससे परिणाम 2 प्राप्त होगा। फिर हम इसके साथ बड़े मान वाली संख्या यानी -5 का ऋण चिन्ह लगाएंगे, यानी कि जवाब प्राप्त होगा -2। पूर्णांकों का योग संख्या रेखा पर भी किया जा सकता है, आइए इसे समझें। -5 -3 का योग संख्या रेखा पर करने के लिए पहले हम -5 का संख्या रेखा पर स्थान ज्ञात करेंगे। चूंकि -5 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसका स्थान 0 से दाईं ओर 5 कदमों पर है। फिर हम दूसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं। संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों का योग करते समय अगर दूसरी संख्या का चिन्ह धन होगा तो हम पहली संख्या के दाईं ओर चलते हैं और अगर ऋण हुआ तो बाईं ओर चलते हैं। चूंकि यहाँ दूसरी संख्या का चिन्ह धन है, इसलिए हम 5 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे -8 पर, जो कि -5 -3 का परिणाम है। इसी प्रकार अगर हमें -5 -3 करना होगा तो 0 से बाईं ओर 5 कदम चलेंगे। फिर दूसरी संख्या का ऋण चिन्ह होने के कारण फिर से 3 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -8 पर, जो कि -5 -3 का परिणाम है। जरा सोचिए, अगर हमें संख्या रेखा पर -5 -3 का परिणाम प्राप्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। आपने सही सोचा। -5 के लिए पहले हम 0 से दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और फिर उसमें -3 जोड़ने के लिए बाईं ओर 3 कदम चलेंगे, इसलिए परिणाम होगा -2। अब आइए जानते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें एक बात समझना जरूरी है। अगर दो संख्याओं का योग 0 आता है तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होती है। जैसे -5 और -5, -3 और -3, -9 और -9 इत्यादि। संख्याओं के इन युग्मों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम संख्या को विपरीत चिन्ह के साथ लिखकर प्राप्त किया जाता है। इस समझ के साथ आइए पूर्णांकों का व्यवकलन करें। मान लीजिए तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से घटकर -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और हमें तापमान में गिरावट पता करनी है, तो यह हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें अंतिम तापमान यानी -3 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभिक तापमान यानी -5 डिग्री सेल्सियस को घटाना होगा। जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है, तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं।
जैसे अगर ऋण 3 से धन 5 का व्यवकलन करना होगा तो हम ऋण 3 के साथ धन 5 का योज्य प्रतिलोम जोड़ते हैं, यानी कि ऋण 5 को जोड़ते हैं। पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है यह हम पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पर ऋण 3 धन ऋण 5 का योग आएगा ऋण 8, यानी कि ऋण 3 ऋण धन 5 बराबर ऋण 8। संख्या रेखा पर व्यवकलन करने के लिए हम पहले व्यवकलन को योग में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर संख्याओं को जोड़कर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। परिवर्तन के बिना भी हम संख्या रेखा पर व्यवकलन कर सकते हैं। इसके लिए हम पहली संख्या का स्थान ज्ञात करते हैं। संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों का व्यवकलन करते समय अगर दूसरी संख्या का चिन्ह धन होगा तो हम पहली संख्या के बाईं ओर चलते हैं और अगर ऋण होगा तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे ऋण 3 ऋण धन 5 का व्यवकलन करने के लिए पहले हम ऋण 3 का स्थान ज्ञात करेंगे जो है 0 से बाईं ओर 3 कदमों पर, और फिर हमें धनात्मक पूर्णांक धन 5 को घटाना है, इसलिए ऋण 3 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 8 पर जो कि ऋण 3 ऋण धन 5 के व्यवकलन का परिणाम है। इसी तरह अगर हमें ऋण 5 ऋण 3 का व्यवकलन करना होगा तो पहले हम ऋण 5 का स्थान ज्ञात करेंगे जो है 0 से बाईं ओर 5 कदमों पर। चूँकि अब हमें ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 3 को घटाना है, इसलिए ऋण 5 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 2 पर जो कि ऋण 5 ऋण 3 के व्यवकलन का परिणाम है। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्णांकों का योग और व्यवकलन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के उदाहरण। नीचे राहुल के बैंक खाते का विवरण दिया है। पता कीजिए इसमें ए के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहली शेष रकम के साथ जमा रकम या निकाली गई रकम जोड़ने पर नई शेष रकम प्राप्त होती है। जैसे 1225 धन 3360 बराबर 4585। इसी तरह अगर हम 4585 के साथ ऋण 1500 जोड़ते हैं तो हमें ए का मान ज्ञात होगा। ए बराबर 4585 धन ऋण 1500। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर और एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर का योग किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम चिन्ह को नजरअंदाज करेंगे और बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाएंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 3085। फिर हम परिणाम को बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या यानी 4585 का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से परिणाम आएगा 3085। इसे ही हम व्यवकलन की क्रिया से भी पता कर सकते हैं। सोचिए यह हम कैसे करेंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। हम अगली शेष रकम यानी 1335 से निकाली गई ऋण 1750 रकम का व्यवकलन करके पिछली शेष रकम पता कर सकते हैं। इसे हल करने के लिए पहले हम व्यवकलन को योग में परिवर्तित कर लेंगे। इसके लिए पहली संख्या वैसे के वैसे रखेंगे, फिर ऋण का चिन्ह को धन के चिन्ह से बदलेंगे और दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लेंगे जो है 1750। यहाँ दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए दोनों संख्याओं को चिन्ह के बिना जोड़ेंगे जिसका परिणाम होगा 3085 और इसके साथ दोनों का उभयनिष्ठ यानी कॉमन चिन्ह यानी कि धन चिन्ह लगाएंगे। यह ए का मान है। अगला उदाहरण, अजय आज बीमार है। जांच के दौरान डॉक्टर ने उसका तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया। तापमान कम करने के लिए डॉक्टर ने अजय को दवाई दी। दवाई लेने के कुछ देर बाद अजय का तापमान 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हुआ। तो बताइए अब अजय का तापमान क्या होगा। दवाई लेने से पहले अजय का तापमान था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह एक धनात्मक पूर्णांक है। दवाई लेने के बाद उसका तापमान 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हुआ। यहाँ हम तापमान में कमी को ऋण चिन्ह से दर्शाएंगे, इसलिए तापमान में कमी बराबर ऋण 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नया तापमान पता करने के लिए हम पहले के तापमान के साथ तापमान में हुई बढ़त या कमी को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ नया तापमान होगा 103 धन ऋण 4
यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम संख्याओं का चिन्ह के बिना व्यवकलन करेंगे, जिसका परिणाम होगा 99, और फिर हम बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह परिणाम को लगाएंगे, यानी कि धन चिन्ह लगाएंगे। इसलिए अब अजय का तापमान होगा धन 99 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला उदाहरण, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संक्रियाओं का मान ज्ञात कीजिए। ऋण 3 धन 7 में पहली संख्या है ऋण 3, इसलिए हम संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे, और फिर 7 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ऋण 3 के दाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इसके साथ हम धन 4 पर पहुंच जाएंगे, जो कि ऋण 3 धन 7 का परिणाम है। ऋण 4 और धन 5 का व्यवकलन करने के लिए पहले हम व्यवकलन को योग में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए पहली संख्या वैसे के वैसे रखेंगे, फिर व्यवकलन के चिन्ह के स्थान पर योग का चिन्ह लिखेंगे, और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लेंगे। यहाँ धन 5 का योज्य प्रतिलोम है ऋण 5। अब आइए इसे संख्या रेखा पर हल करेंगे। पहली संख्या ऋण 4 है, इसलिए संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर 4 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या ऋण 5 है, इसलिए संख्या रेखा पर ऋण 4 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या ऋण 9 पर, जो कि ऋण 4 ऋण धन 5 के व्यवकलन का परिणाम है। इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में जानेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले ऑप्शन में बताया गया है कि तापमान ऋण 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब तापमान क्या है यह पता करने के लिए कई बार व्यवकलन किया जाता है, और दिए कथन के लिए अभिव्यक्ति ऋण 2 ऋण धन 8 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। यह एक गलत समझ है। अंतिम तापमान पता करने के लिए हमें प्रारंभिक तापमान के साथ तापमान में बढ़त को जोड़ना होगा। इसके अनुसार सही अभिव्यक्ति है ऋण 2 धन 8, यानी कि पहला कथन गलत है। यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। दूसरे कथन में एक दूध वाले को सोमवार को 120 रुपए का फायदा होता है, जिसे हम व्यक्त करेंगे धन 120 से। इसी तरह उसे मंगलवार को 200 रुपए का नुकसान होता है, जिसे हम व्यक्त करेंगे ऋण 200 से। चूँकि हमें कुल नुकसान पता करना है, इसलिए हम धन 120 और ऋण 200 का योग करेंगे। इसलिए दूसरा कथन सही है। कई बार यह समझ होती है कि कुल नुकसान पता करने के लिए फायदे से नुकसान को घटाया जाता है, यानी कि धन 120 ऋण 200 किया जाता है। यह एक गलत समझ है। मिथ्या धारणा 2 धन ऋण 6 का परिणाम क्या होगा? जब संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो इन्हें जोड़ने के लिए पहले दोनों संख्याओं का चिन्ह के बिना मान ज्ञात किया जाता है, जिसे हम संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू कहते हैं। फिर बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाया जाता है। आने वाले परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाया जाता है। ऐसा करने पर सही जवाब प्राप्त होता है ऑप्शन 1 ऋण 4। कई बार योग करते समय चिन्हों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और संख्याओं को जोड़कर ऑप्शन 2 8 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह कई बार संख्याओं का संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू यानी चिन्ह के बिना मान जोड़ दिया जाता है और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक ऋण 6 का चिन्ह लगाया जाता है। इससे ऑप्शन 3 ऋण 8 यह गलत जवाब दिया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के योग और व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं।